ठीक है बेटा। अच्छा, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द आइसोलेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जैसा कि आपने सेल बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को पढ़ा है, डिफरेंट सेल के पार्ट्स को पढ़ा है, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है ईआर ऑर्गेनाइजेशन, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आज देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं और इसका जो है क्या मेन रोल होता है सेल के अंदर, ठीक है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है बेटा? ओके, लेट्स गो। यस सर। ओके, अच्छा, ई आर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ई आर इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सेल्स दैट फॉर्म इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये जो है इंटरकनेक्टेड होता है, एक स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ तो होता ही है, वहां तो एसोसिएट होता है, लेकिन जो है सबसे ज्यादा एसोसिएट किससे होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और इसके अलावा जो है इसकी बॉडी जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी के साथ, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट है जो है इसमें काफी लोगों ने इसको जो है स्टडी किया, स्टडी जो है स्टार्ट की 90th सेंचुरी के अंदर, यानी कि मिड ऑफ 90th सेंचुरी, 1945 ऑलमोस्ट मिड ही हो जाता है, 1945 जो है फुलाम है, पोर्टर है, अल्बर्ट क्लाडवर ऑब्जर्व द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इन्होंने इस पर जो है इनिशियली स्टडी की। उसके बाद तो स्टडीज चलती गई, लेकिन इनिशियली इन लोगों ने इसको स्टडी की और इसको आइसोलेट किया, या इसको जो है फर्दर इसको मोर जो है रिसर्च की इस पे। अच्छा, द ईआर मेम्ब्रेन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द जो है इसको सेल कहा जाता है, ठीक है। सेल का जो होता है ब्रेन होता है, और लाजमी नहीं है कि ये सेंट्रली लोकेटेड हो, ठीक है। तो ये जो है ग्लोब्यूल बॉडी की तरह होता है, ठीक है। इसके ऊपर बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। आगे जाके मैं आपको दिखा दूंगा इसमें सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ठीक है। तो ई आर जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ जो है एसोसिएट है, उसके साथ ही जो है उसका कनेक्शन है, सही है। इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकारियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकारियोटिक सेल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका कि ये जो है ऑलमोस्ट ऑल यूकारियोटिक सेल्स यानी कि प्लांट्स, अलगी वगैरह, इन तमाम सेल्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट है, एंड एब्सेंट इन प्रोकारियोटिक सेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, these are found to be absent in ova, embryonic cells and prokaryotes, ठीक है। कुछ ये जो बाकी फर्दर सेल्स हैं उनके अंदर भी एब्सेंट एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, या ओवा के सेल हैं, या प्रोकार्योट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। द ईआर ऑफन ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको साइटोसोल के अंदर जो है इसको जो है वो कहा जाता है कि साइटोसोल का मकसद होता है जो साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, तो इसका सबसे ज्यादा पार्ट होता है, ये ज्यादा पार्ट जिसका एक्यूपाई करता है जो है ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये आप इसके अंदर जो है तस्वीर देख सकते हैं, एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जो है आप जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। येलो कलर के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस है, और जो बाहर सराउंडिंग जो है वो न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियोलस कहा जाता है जो अंदर है, और बाहर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो उसके आउटर न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है जो वो एसोसिएट होता है, या वो जो है बिल्कुल कनेक्टेड होता है, किसके साथ कनेक्टेड होता है? वो कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही ये एसोसिएट होता है, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइट आपको नजर आ रहा है ये पूरा जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है बेटा। अच्छा, मजीद इसको जो है हम एक्सप्लोर करते हैं, मजीद इसको जो है हम अगर इसको जूम आउट करेंगे तो इसमें ये आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसके अंदर जो है ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो बाहर जो आपको बॉडी नजर आ रही है तो ये जो है जो स्पाइरल फॉर्म के अंदर है, सिस्टर्नी स्पेस, सिस्टर्नी के जो है इसको कहलाते हैं, जो कर्व्स है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो इसके दो टाइप्स ज्यादातर हैं, वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और राउंड और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। असल में इनका क्या डिफरेंस होता है और ये जो है इसका क्या पर्पस होता है वो आगे जाके मैं आपको
बताता हूँ उसके बारे में डिटेल, ठीक है। लेकिन ये बस आप याद रखें, ये जो है एसोसिएट होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, यानी कि इसका कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ होता है इसका कनेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे, क्या बेसिकली क्या टाइप्स हैं। द ईआर आर ऑफ टू टाइप्स, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर, ठीक है। अच्छा अच्छा, रफ ईआर है, क्यों कहा जाता है रफ ईआर? इसलिए कहा जाता है तो उस पे जो डॉट डॉट, जिसको ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो अगर एंडोप्लाज्म के सरफेस पर प्रेजेंट हो तो वो रफ कहा जाता है या ग्रेन्यूलेटेड कहा जाता है। अगर स्मूथ हो यानी कि राइबोसोम्स एब्सेंट हो तो वो क्या कहलाता है? स्मूथ ईआर कहलाता है, ठीक है। जिस तरह इसमें लिखा हुआ द रफ ईआर कंटेन्स राइबोसोम्स एंड हेंस अपीयर रफ, रफ यानी कि एक ग्रेन्यूलेटेड यानी कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। वेयर एज द स्मूथ ईआर डज नॉट हैव राइबोसोम्स, उसके अंदर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते या एब्सेंट होते हैं। अच्छा, दे हैव सेवरल फंक्शंस इन द सेल लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, production of steroids, sequestration of calcium and also storage and production of glycogen। इसके डिफरेंट फंक्शंस है, जो मेजर फंक्शंस है प्रोटीन सिंथेसिस का है या प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स का है, ठीक है। इनके ये सर जी बेटा, आवाज सर नहीं सर जी बेटा पूछें। सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्या होता है? क्या बेटा? सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम। अच्छा, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम यानी कि इसके अंदर जो है वो कैल्शियम का जो होता है बेसिक फंक्शन, या कैल्शियम जो है इसके अंदर किस तरह प्रोड्यूस की जाती है या उसकी प्रोडक्शन के बारे में जो है इसकी डिटेल होती है। सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि फर्स्ट टू लास्ट तक प्रोसेस का जो होता है, यानी कि सिट्रिक एसिड किस तरह अंदर फॉर्म की जाती है या तो ये सारा जो है इस सेल के अंदर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी फंक्शन है जो मैं आपको डिटेल के साथ साथ बताता जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ईआर जो है वो ज्यादातर जो पाया जाता है, अच्छा ईआर के जो मेजर फंक्शंस हैं वो ज्यादातर इसके अंदर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। या आप लोगों ने जो है मेम्ब्रेन का फ्लूइड स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, फ्लूइड स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है इसका? नो बेटा आप लोगों को मैडम ने कौन सा स्ट्रक्चर? फ्लूइड जो मॉडल स्ट्रक्चर कहलाता है इसका मेम्ब्रेन का, तो उसके जी जी फ्लूइड मोज़ेक, हाँ वो पढ़ा है मैडम ने इसमें पढ़ा होगा। इसके अंदर जो फास्फोलिपिड्स वगैरह हैं, कैल्शियम है या बाकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो तमाम एम्बेडेड होते हैं किसमें? मेम्ब्रेन के साथ। तो वो मेम्ब्रेन का जो बेसिकली जो होता है, बेसिकली जो फंक्शन होता है वो इसी के साथ एसोसिएटेड। प्लीज बेटा इस स्क्रीन पे जो है वो लाइनें ना करें, लाइनें ना बनाएं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको ये भी कहा जा सकता है जो ये बाइंडिंग का प्रोसेस होता है या कन्फाइनिंग कैल्शियम आयंस सच दैट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि सिक्वेस्ट्रिंग का मकसद ये होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक जो आयंस की जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप जो है आयंस की जो सीक्वेंस होती है वो तमाम सिक्वेस्ट्रिंग ऑफ कैल्शियम ही इसके जो है वो कहा जाता है इसको। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन है, सर एक बार फिर ग्लाइकोजन से रिपीट कर दें। जी बेटा, सर सिक्वेस्ट्रेशन नहीं समझ आया, सिक्वेस्ट्रेशन नहीं समझ आया, आप एक बार फिर से रिपीट कर। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ केमिकल्स इसका जो है कैल्शियम का आपको, ठीक है। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्या होता है, दोबारा इसको जो है मैं रिपीट कर देता हूं कि ये जो कैल्शियम रिलीज होते हैं, ठीक है, इन कैल्शियम जो के प्रोड्यूस होते हैं वो एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम के ही फंक्शन से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट टू लास्ट तक जो भी प्रोसेस होता है या सिट्रिक एसिड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है या बाकी जो है एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तमाम जो है सिक्वेस्ट्रेशन उसको कहा जाता है। सिक्वेस्ट्रेशन इसी के जो लफ्जी मायने क्या है सिक्वेस्ट्रेशन की वो भी आप लोगों को पता होगा। सिक्वेस्ट्रेशन का जो है मीनिंग जो है वो तसलसल को ही कहा जाता है, कंटिन्यूएशन को ही कहा जाता है, यानी कि उसके जो है स्टेप जो है कैल्शियम का किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, एसिडिक किस तरह फॉर्मेशन की जाती है, वो तमाम स्टेप बाय स्टेप जो कंटिन्यूएशन है या जो तसलसल है तो इसी को कहा जाता है सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम। आगे बेटा समझ में? बेटा लाइनें ना खींचे इस पे स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी जो है ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्वमेंट होती है इन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन,
synthesis of cholesterol, steroids, phospholipids, and triglycerides. It participate in degradation of glycogen. तो ये नहीं कि ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि ER के बेटा फिर वही लकीरें खींची जा रही हैं. चलें, इट्स ओके. अच्छा, आइसोलेशन ऑफ ER. अच्छा, ER को किस तरह आइसोलेट किया जाता है? ठीक है, एंडोप्लाज्म आइसोलेशन एज कंपेयर टू बाकी ऑर्गेनिल्स ये थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि आपको पता है बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जस्ट लाइक फंजाई है उसको इजीली आइसोलेट किया जा सकता है ग्रोथ के अंदर, इसके मीडियम के अंदर. ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी आइसोलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है. किस तरह आइसोलेट किया जाता है? ठीक है, बेटा इतनी बड़ी लकीरें खींचेंगे तो फिर आप लोगों को क्या नजर आएगा? अच्छा, when cells are disrupted by homogenization. आपको homogenization का पता होगा, किस तरह homogenization की जाती है? पता है आपको homogenization का? Sir, what is homogenization? No sir. homogenization का पता है आप लोगों को? नहीं sir. No sir. अच्छा, होमोजिनाइजेशन क्या होता है बेसिकली कि हम जो क्या करते हैं सेल्स को जब ब्रेक आउट करते हैं, बेटा ये लकीरें इतनी आप लोगों ने खींच ली हैं. होमोजिनाइजेशन का मकसद ये होता है कि जब आप सेल को डिफरेंट ऑर्गन्स को जब सेपरेट करते हैं, इसका जो मकसद होता है कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर जब इसको चेंज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? होमोजिनाइजेशन कहलाती है. ठीक है, डिफरेंट इसके प्रोसेस होते हैं होमोजिनाइजेशन के. ठीक है, तो होमोजिनाइजेशन जो है ज्यादातर जो है जो किया जाता है सेंट्रीफ्यूज के थ्रू भी किया जाता है. ठीक है, एक मिनट बेटा आप लोग यहाँ तो मैं सबका जो है वो बंद कर दूं, ये पेंसिल वगैरह जो फॉर्मेशन है. इसके बाद में, ठीक है, अभी नहीं, मैं क्लास ले लूँ, क्लास के बाद. ठीक है, ठीक है, नहीं बाद में. ठीक है, अच्छा सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस की वजह से. अच्छा, तो ये प्रोसेस क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर या तो यूनिफॉर्मेशन की जाती है या उनको सेपरेट किया जाता है. तो इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है. यानी कि हम अब जब ER को सेपरेट करेंगे सेल से बाकी फंक्शन से, तो इसको यानी कि पहले सेल्स को डिसरप्ट किया जाता है. डिसरप्टेड का मकसद होता है इसको ब्रेक किया जाता है, फ्रेगमेंट की जाती है, फ्रेगमेंटेशन लाई जाती है. तो इस प्रोसेस को जो है वो होमोजेनाइजेशन कहा जाता है. ठीक है, the ER break into fragments and give many small closed vesicles 100 to 200 nm in diameter called microsomes which can easily be purified. ठीक है, तो पहले क्या करता है, इसको फ्रेगमेंटेशन की जाती है, इसके जो है सेल्स को ब्रेक किया जाता है डिफरेंट जो है प्रोसेस के थ्रू, डिफरेंट जो है इसके थ्रू जो केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू, रिएजेंट्स के थ्रू. उसके बाद जो है वो इसको जो है हम स्टडीड करते हैं. ठीक है, microsomes derived from rough ER are studied यानी कि एसोसिएट होते हैं with ribosomes and are called rough microsomes. ठीक है बेटा, आ रही है ना बात समझ में आप लोगों को? No sir. नहीं आ रही बेटा, कहाँ से रिपीट करूं? दोबारा होमोजेनाइजेशन रिपीट करूं? नहीं सर, होमोजेनाइजेशन सर ये माइक्रोसोम्स जो है ये सेकंड पॉइंट, माइक्रोसोम्स माइक्रोसोम्स में आपको दोबारा समझा देता हूँ. ठीक है, होता क्या है कि असल में ER डिपेंड करता है 3 स्ट्रक्चर पे. चलो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, एक मिनट बेटा. ये आप माइक्रोसोम्स आपको मैं क्लियर करवा लूँ पहले. इसकी टाइप्स हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. एक मिनट. अच्छा, आप लोग ज्यादातर परेशान हो रहे वेजिकल्स पे ना. वेजिकल्स क्या होते हैं? जी बेटा. यस सर. अच्छा, अब आप इसके अंदर देखना है वेजिकल्स असल में होते हैं जो कि एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि एक्सक्रिएट करते हैं जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनको एक्सक्रिएट किया जाता है. तो वेजिकल्स जो है वो एक्सक्रिएशन के लिए भी यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक वैक्यूल्स. ठीक है, तो वैक्यूल्स की फॉर्मेशन की तरह होते हैं. असल में वेजिकल्स जो हैं इसके जो है डिफरेंट पर्पस होते हैं, डिफरेंट जो है इसको जो है पर्पस के लिए यूज किया जाता है. ए स्मॉल
फ्लड या सेक सिस्ट आर वैक्यूल्स विद इन द बॉडी, या छोटे छोटे वैक्यूल्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स के तौर पर यूज होते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीट करता है सेल, यानी कि बाकी जो अखराज करता है, तो वो वेजिकल्स के तौर पर इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? मैं फिर आपको वापस ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखें, ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स एंड गिव मेनी स्मॉल क्लोज वेसिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे उसके वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वैक्यूल्स आपको क्लियर है ना? वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स की तरह एक स्मॉल क्लोज वेसिकल्स बन जाते हैं जिसको माइक्रोसोम्स कहा जाता है, विच कैन इजिली बी प्योरीफाइड, जिसको इजिली प्योरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोसोम्स डिराइव्ड फ्रॉम रफ ईआर। रफ ईआर यानी कि जहां पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, वहीं पे जो है ये वेसिकल्स फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, और इसीलिए इसको रफ माइक्रोसोम्स भी कहा जाता है। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। माइक्रोसोम्स जो हैं वो जस्ट लाइक जो है स्मॉल क्लोज वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, यानी कि वैक्यूल्स लाइक होते हैं, जिसका काम एक्सक्रिएशन का होता है। ठीक है, उसको माइक्रोसोम्स भी कहा जाता है, जो कि इजीली प्योरीफाई हो सकते हैं, इजीली आइसोलेट हो सकते हैं। ठीक है, जब हम होमोजेनाइजेशन करते हैं, सेल को फ्रेगमेंट करते हैं, तो वो किस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं? माइक्रोसोम्स के अंदर आते हैं। माइक्रोसोम्स क्या है? यानी कि क्लोज छोटी छोटी बॉडीज होती हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप की, यानी कि वो राउंडेड भी हो सकती है, ग्लोब्यूलर भी हो सकती है, इस टाइप्स की जो है वो इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, दोबारा बताता हूँ, माइक्रोसोम्स डिराइव्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होती है बॉडी जो होती है माइक्रोसोम्स की, वो इसके साथ एसोसिएट होती है, राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट होती है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, एंड कॉल्ड रफ माइक्रोसोम्स, इसको रफ माइक्रोसोम्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ द राइबोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड ऑन द आउटसाइड सरफेस, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सरफेस होता है, अंदर ल्यूमिनल स्पेस के अंदर नहीं होता। ठीक है, अब दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, तस्वीर में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आप देख लें, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है बाहर की साइड पे है। ठीक है, बीच में जो आपको सिस्टर्नल स्पेस नजर आ रहा है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, ठीक है, जो ऑरेंज लाइक, आई थिंक ऑरेंज लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्पेस जो नजर आ रहा है आपको सिस्टर्नल स्पेस के अंदर। यस सर। ये जो स्पेस होता है सिस्टर्नल स्पेस, जो बीच में जो केविटी है या बीच में जो स्पेस है, इसको ल्यूमन स्पेस भी कहा जाता है या सिस्टर्नल स्पेस भी कहा जाता है, या ल्यूमिनल स्पेस या ल्यूमन स्पेस भी कहा जाता है। तो ये जो होता है राइबोसोम्स, ये बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ नहीं होते, बाहर की तरफ होते हैं, जो यानी कि ये इंटीरियर नहीं होते, एक्सटीरियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, the ribosomes are always found on the outside surface, so the interior of the microsomes is biochemically equivalent to the luminal space of the ER. ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलते हैं। A rough microsomes can be readily purified in functional form. They are useful for studying many processes performed by the ER. यानी कि इसके बहुत सारे जो है माइक्रोसोम्स के जो है हम स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ इसका जो है यूजफुल है फॉर रिसर्च स्टडी, फॉर फर्दर स्टडी, सेल ऑर्गन्स की स्टडी के लिए। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं आइसोलेशन ऑफ माइक्रोसोम्स। ठीक है, अब जब आप होमोजेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, इसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है दो फॉर्म के अंदर। एक फॉर्म है रफ ईआर, ठीक है, दूसरा है स्मूथ ईआर। रफ ईआर यानी कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसकी बॉडी पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कि आपको नजर आ रहे होंगे। स्मूथ ईआर जो कि इस पे जो है राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ठीक है, और ये जो होते हैं ये सेपरेट ही होते हैं। ठीक, उसके बाद हम जो क्या करते हैं, इसके अंदर जो प्रोसेस यूज करते हैं वो करते हैं होमोजेनाइज का। होमोजेनाइज यानी कि हम सेंट्रीफ्यूज के थ्रू इसको होमोजेनाइज करते हैं। ठीक है, और इनरिचमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इनरिचमेंट? आप लोग को बता सकते हैं इनरिचमेंट क्या होता है? जी बेटा। अच्छा, इनरिचमेंट का जो मकसद होता है अमाउंट में जी, इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए या इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या इसको जो है हम फर्दर करने के लिए हम सुपरनेटेड या रिएजेंट्स का यूज प्रोवाइड न्यूट्रिशन,
प्रोवाइड न्यूट्रिशन गुड, यानी कि हम इसको जो है फर्दर इसके अंदर एडिशंस करते हैं सम सप्लीमेंट्स का, रिएजेंट्स का। तो इससे क्या होता है कि जो ये आपको जो नजर आ रहे हैं वेजिकल्स फॉर्म, ये जो है वेजिकल्स फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसको माइक्रोसोम्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्मूथ के जो छोटे छोटे पीसेस हैं स्मूथ के, वो स्मूथ ही हैं, और जो रफ के जो वेजिकल्स नजर आ रहे हैं वो रफ ही हैं, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जो है राइबोसोम्स अब भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को अलग कर देते हैं और टोटल ईआर यानी कि दोनों प्लस माइनस वो अलग करते हैं, ठीक है। तो ये आइसोलेशन ऑफ ईआर माइक्रोसोम्स हो गई। आ गई बात समझ में आप लोगों को बेटा? अब इस तस्वीर को डिटेल के साथ में दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा तो देखिए सर इस प्रोसेस का नाम नहीं है कोई, आइसोलेशन ही कहते हैं इसको। आइसोलेशन, यानी कि हमें मैं दोबारा बता देता हूँ, आइसोलेशन का मकसद होता है आप यस सर, दोबारा बता दें। जी बेटा, आइसोलेशन का मकसद होता है कि आप किसी ऑर्गेनेल्स को अलग से आइसोलेट करें, अलग से उसको जो है वो प्रिपेयर करके स्टडी करना। आइसोलेशन का मकसद ये होता है, यानी कि अब मैं जस्ट लाइक आपको एग्जांपल बता दूं कि एयर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद है, मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ फंगल या बैक्टीरिया को आइसोलेट करूं, तो मैं क्या करता हूं कि एक पेट्री प्लेट पे उनका न्यूट्रिएंट बनाता हूं, मीडियम बनाता हूं, ठीक है। जब न्यूट्रिएंट या मीडिया बना लेता हूं तो क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एयर में मौजूद है तो सिर्फ वही आके ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको होस्ट या उनको जो है न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसी तरह जो हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को आइसोलेट करें फॉर फर्दर स्टडी या सेल्यूलर स्टडी के लिए या रिसर्च स्टडी के लिए। तो एक सेल के जो है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, किसी एक ऑर्गेनेल की स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट उसको न्यूट्रिएंट से पास आउट करना पड़ता है, रिएजेंट से पास आउट करना पड़ता है, होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके ये आइसोलेशंस होती है। आ रही है बात समझ में बेटा? ठीक है। सेल बायोलॉजी के अंदर आप इसमें ईआर सुपर न्यूट्रिएंट का मतलब, न्यूट्रिएंट का मकसद होता है कि सुपर न्यूट्रिएंट, मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं सब आपको बताता हूँ, ठीक है। न्यूट्रिशन का मकसद या मीडियम का मकसद है, यानी कि आर्टिफिशियल आप उनको न्यूट्रिशन दें और जो है उनको आइसोलेट करवाएं, ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं। सुपरनेटेड जो है, सुपरनेटेड क्या होता है, बहुत सारे जब रिएजेंट्स यूज होते हैं तो उसको सुपरनेटेड भी कहा जाता है, यानी कि सुपरनेटेड का ये मकसद भी होता है कि अगर आप कंपाउंड को आइसोलेट करें इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि इन द फॉर्म जो जिस फॉर्म में आप चाह रहे हैं, जो आप वांट कर रहे हैं, जो आपकी जो है फॉर्मेशन के अंदर आपको स्टडी करनी है, तो वो जो है उसको सुपरनेटेड भी कहा जाता है। अच्छा, यानी कि या आफ्टर सेंट्रीफ्यूजन के प्रोसेस से आप जो उसको केयरफुली ट्रांसफर करें तो वो भी जो है सुपरनेटेड कहा जाता है। यानी सुपरनेटेड होमोजेनाइजेशन के बाद, इनरिचमेंट के बाद जो आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाती है, जो आपके पास चीजें आ जाती हैं, वो सुपरनेटेड कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, इसके अंदर एक चीज जो है वो लास्ट जो आप लोगों को पढ़ा है तो आप लोग उसके साथ एसोसिएट है, जो है सिस्टर्नी आपने देख लिया, सिस्टर्नल स्पेस ल्यूमन भी इसके अंदर आ गया और आरई भी आ गया, ठीक है। चलें, ये इससे रिलेटेड नहीं है, हम आगे जो है। अच्छा, होमोजेनाइज की यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। प्रिपेयर सस्पेंशन ऑफ अ सेल कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टिश्यूज बाय फिजिकल ट्रीटमेंट इन अ लिक्विड, जस्ट लाइक होमोजेनाइजेशन के अंदर हम सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं किट कंपोनेंट्स एंड स्टोरेज, यानी कि वो कौन सा केमिकल प्रोसेस है या वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से हम इसको जो है आइसोलेट करते हैं, या इसको जो है हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को जो है वो स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ठीक है। इसकी एक कंप्लीटली किट आती है जिससे हम ये टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आइसोसोमोटिक होमोजेनाइजेशन बफर्स हैं डिफरेंट, ठीक है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशंस भी हैं, पीबीएस भी हैं, यानी कि फास्फेट बफर सल्फेट भी आ जाता है इसके अंदर, और भी बहुत सारे जो हैं इसके अंदर है। आप अगर इसका पूरा किट कंपोनेंट्स देखें, हालांकि ये जो चीजें हैं ये हमारे पास तो खैर इतनी फैसिलिटी नहीं है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन इनको जो है लैब कंडीशंस के अंदर ये लैब करवाई जा सकती है कि किस तरह ईआर को जो है हम वो
एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को हम जो है आइसोलेट कर सकते हैं लैब कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अब जस्ट लाइक इसके अंदर लिखा हुआ है रीएजेंट्स जो हैं आपके पास, ये जो नीचे वाले रीएजेंट्स हैं ये किट फॉर्म के अंदर आते हैं, प्रीपेयर्ड होते हैं ऑलरेडी, तो इनको जो है 4 सेंटीग्रेड पे स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी किट आती है, ये जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। फिर एडिशन अगर नीचे थोड़ा देख लेंगे उसमें लिखा तो एडिशनल रिएजेंट्स, ठीक है, स्टरलाइज्ड वाटर है, स्टैंडर्ड बैलेंस होना चाहिए आप लोगों के लिए, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से आप सेंट्रीफ्यूज कर सकें, ठीक है। और हाई स्पीड ये इसमें लिखा हुआ है जो है आपका मॉडल वगैरह, बेकमैन GS15R सेंट्रीफ्यूगल जो भी है, यानी कि हाई फाई जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है वो होना चाहिए, और कंपेटेबल जो है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होनी चाहिए, गिलास होमोजेनाइजर होने चाहिए, यानी कि ये तमाम चीजें आपके पास, अच्छा माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होनी चाहिए। तो ये जो है पेपर में पूछे बेटा ये मैंने आपको किट कंपोनेंट बताई है आइसोलेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो सर, ये जो है आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इससे मैं जो है ये लैब जो है ये लैब प्रिपरेशन का है, ये आप लोगों के लिए ये क्या लिख रहे हैं आप? तो क्या होता है कि दोबारा सुनने के ये जो एक प्रोटोकॉल है, एक ये जो है लैब कंडीशंस के अंदर इसको जो है वो पढ़ाया जाता है या बताया जाता है या लैब्स कराई जाती हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर मैडम ने आपको लैब्स कराई होंगी, तो लैब्स के अंदर भी जो प्रोटोकॉल्स होता है या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो जो चीजें यूज की जाती हैं वो ये चीजें, ये जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये आइसोलेशन किस तरीके से हुआ, इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज किए गए या बफर्स यूज किए गए, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब ये आ जाता है ओवरव्यू ऑफ प्रोसीजर, इनरिचमेंट प्रोसीजर का क्या ओवरव्यू था, ठीक है, किस तरह इसको जो है इस पे काम किया गया, ठीक है। सबसे पहले वेट वेश एंड डाइस द टिश्यू सैंपल्स, पहले आप लोगों ने जो है टिश्यूज क्या होता है, आपको पता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो होता है कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, टिश्यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो सेल्स हम ले आए और टिश्यूज ले आए, ठीक है, उसके बाद जो है उसको वेट करके सैंपल किया गया, कुछ हमने टिश्यूज को ब्रेक करके होमोजेनाइजेशन बफर के अंदर यूज किया ताकि वो डिफरेंट यानी कि उसके अंदर होमोजेनाइजेशन के बाद वो स्मॉल पीसेस के अंदर आ जाए, ठीक है। ये था A2 स्टेज होमोजेनाइज। उसके बाद B1 आ जाता है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज यानी कि 1000 G। व्हाट डू यू मीन बाय 1000 G? सर 1000 ग्राम? नहीं बेटा, जी जो है ये एटालिक फॉर्म के अंदर है। अच्छा, आपको ये पता है सेंट्रीफ्यूज का यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट? नहीं पता सर। आरपीएम है। हाँ, शाबाश बेटा, आरपीएम है, जिसको क्या कहा जाता है, क्या फुल फॉर्म है? रेवोल्यूशन पर मिनट। हाँ जी बेटा, रेवोल्यूशन पर मिनट, लेकिन असल में वो यूनिट के तौर पर नहीं है, रेवोल्यूशन आरपीएम यूनिट नहीं है, ठीक है। असल यूनिट होता है जी, यानी कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसके जो ज़रात होते हैं या सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर हम जो यूनिट यूज करते हैं वो जी यूज करते हैं, जिसका मकसद होता है जी फॉर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जी बेटा। सर जी फॉर ग्राम नहीं होगा? नहीं बेटा, ग्राम नहीं है, सेंट्रीफ्यूज के अंदर ग्राम नहीं होता। ये जी फॉर सेंट्रीफ्यूजल। सेंट्रीफ्यूज के अंदर जब भी जी का यूज हो, आप ये समझ रहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो सर जी फॉर घूमना समझ लेते हैं। सर जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूनिट होता है ना, तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा इसको जी से ही डिनोट किया गया है। ग्रेविटेशनल जो है इसका अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो जी के साथ ही डिनोट किया गया, इसका यूनिट जो है वो जी ही है, ठीक है। आप कहीं भी सेंट्रीफ्यूज को पढ़ेंगे तो उसके अंदर सी, अगर आप रिसर्च पेपर भी पढ़ ले तो उसके अंदर जी को ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा आगे चलें, सही है बेटा, आगे बात यहाँ तक समझ में आगे? सर ये पेपर में कैसे आएगा? बेटा ये जो है मैं इसका आपको जो इसकी जो है प्रोसीजर है ये आपको जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी जो है ये जो है प्रोटोकॉल ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये किट कंपोनेंट्स एंड स्टोरेज ये आपसे नहीं पूछूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा तो आपको ओवरव्यू बताना पड़ेगा, जिस तरह ये ओवरव्यू है आपको बताना पड़ेगा कि आपके क्या स्टेप्स होते हैं। अच्छा, B1 जो होता है सेंट्रीफ्यूज होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पेलेट जो होता है, पेलेट इसको कहा जाता है न्यूक्लियाई एंड सेल ड्रेबर्स। सेल ड्रेबर्स का मकसद है जो अंदर सुपरनेटेंट के अंदर जो है वो बच जाता है
रॉ मटेरियल बच जाता है या बाकी ऑर्गेनल्स हैं उनको डिस्कार्ड करने के लिए डिस्कार्ड पैलेट, तो पैलेट को डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, फिर जो सुपरनेटेड है उसको फर्दर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 12,000 जी, यानी कि 12,000 जो है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पे जो है इसको पास आउट कराया जाता है। इससे सर जो सुपरनेटेड सुपरनेटेड का मकसद होता है एक सॉल्यूशन। सर सुपरनेटेड लिक्विड पार्ट है ना? जी जी, लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो सुपरनेटेड है, और उसके अंदर जो डिप, क्योंकि सुपरनेटेड डिफरेंट कलेक्शंस होता है, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर है, पोटेशियम क्लोराइड है, बहुत ज्यादा जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो सुपरनेटेड कहलाता है, जो सॉल्यूशन आप बना चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो ये आपके पास मटेरियल है न्यूक्लियाई या सेल डेब्रिस का, जो यानी कि बाकी चीजें हैं वो पैलेट कहलाती हैं। ठीक है, वो बाद में आप डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, B2 स्टेप के अंदर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं 12,000 ग्राम जी पे, ग्राम पे नहीं सॉरी जी पे, यानी कि ग्रेविटी पे। इसके बाद क्या होता है कि ये फर्दर जो है पैलेट के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और सेल डेब्रिस होते हैं जो कि आप डिस्कार्ड कर देते हैं। अब जाके सिर्फ आपके पास बचता है एंडोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और टोटल जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद इसको टोटल अगर आप पैलेट देखना चाह रहे हैं, टोटल ER देखना चाहते हैं, इसको फर्दर जो है 90,000 सेंट्रीफ्यूज पे आप इसको करते हैं। अगर रफ देखना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रिसिपिएट करते हैं। ठीक है, प्रिसिपिएट तो समझते हैं ना, इसको जो है कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू जो है हम इसको कैल्शियम क्लोराइड इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद जो है हम 8,000 सेंट्रीफ्यूज करके जो है हम रफ ER को ऑब्टेन कर लेते हैं, तब जाके आपके पास ये जो है आइसोलेशन होती है, ये जो है आपके पास आ जाता है। आ रही है बात समझ में? दोबारा इसको रिपीट करूं मैं? सर आगे ये बस पेपर में मत दीजिएगा। बेटा अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये नहीं कि आप पेपर में ना दीजिएगा सर, इस तरह का बेटा नहीं होता। जो चीजें होती हैं वो समझने की होती है। सर दोबारा रिपीट कर दे। सही है बेटा, आप मुझे 1000 दफा बोलेंगे, मैं 1000 दफा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जो चीज पेपर के लिए होगी वो पेपर में आएगी, जो नहीं होगी सो नहीं आएगी। अब जस्ट लाइक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, एक प्रोटोकॉल नहीं है, और भी न्यूट्रिशन है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये सबके लिए सेम है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या क्या कुछ टिश्यूज लिए, वो प्लांट्स के टिश्यूज भी हो सकते हैं। लाइट चली गई है, आप अटेंडेंस ले लें। जी बेटा, लाइट चली गई है, आप अटेंडेंस ले लें। बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात, जब भी आप इंटर हो जाएं क्लास के अंदर तो आप अपनी जो है चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख के सेंड कर दिया करें, क्योंकि नेट का इशू हो सकता है, लाइट भी जा सकती है। तो इसलिए मैं आगे, क्योंकि फर्स्ट दिन मैंने आपको यही बताया था कि आप अपने अटेंडेंस जो है वो जैसे ही आप इंटर हो अपना नाम लिख के जो है वो आप चैट बॉक्स के अंदर भेज दें ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। अच्छा, दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। हालांकि मैं चाह रहा था कि आज कंप्लीट करा दूं टॉपिक, लेकिन आप नहीं हो पा रहा क्योंकि आप लोग थोड़ा सा वो इसको जो है वो नहीं कर रहे। मैं समझ रहा था कि आपका ER ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन आप लोगों के जो है ना अभी बहुत सारे सेल फंक्शंस आपके क्लियर नहीं है आप लोगों के। ठीक है, अच्छा वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। तो क्या होता है कि सेल्स हम जो है होस्ट टिश्यूज से सेल कुछ ले आते हैं, सेल्स का मकसद टिश्यूज कुछ ले आते हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यूज हो चाहे एनिमल टिश्यूज हो, उनको फर्दर हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके उसका हम जो स्टेप जो 1 होता है A2 स्टेप जिसको कहा जाता है होमोजेनाइज, यानी कि इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करके छोटे छोटे टुकड़े करके होमोजेनाइजेशन बफर के अंदर इसको डालते हैं, यानी कि एक सुपरनेटेड बनाते हैं जिसके अंदर कैल्शियम कार्बन जो कैल्शियम क्लोराइड भी है और पोटेशियम क्लोराइड भी है, और भी जो है बफर इसके अंदर है, एक सुपरनेट सॉल्यूशन बन जाता है। और वो जो पीसेस जो हमने किए हैं टिश्यूज के वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये होमोजेनाइजेशन का स्टेप हो गया, यानी कि पीसेस हमने डाल दिए। फिर B1 स्टेप आ जाता है जिसका मकसद होता है सेंट्रीफ्यूज, यानी कि आप इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1000, यानी कि 1000 RPM आप अगर समझें, RPM पे भी ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। तो इससे क्या होता है सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं या फ्रेगमेंट्स होते हैं ये फर्दर डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो है न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाता है और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स सेपरेट हो जाते हैं, सुपरनेटेड के अंदर ही सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि बाकी चीजों को हम जो है डिस्कार्ड कर देते हैं, जस्ट लाइक न्यूक्लियाई को भी हमने डिस्कार्ड कर दिया और जो बाकी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया, और अगेन उस सुपरनेटेड को किसी और जो है पैलेट के अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, दूसरा पैलेट यूज किया।
दूसरे प्लेट के अंदर क्या किया हम लोगों ने, इसको भी सेंट्रीफ्यूज किया 12,000 तक, ठीक है, सुपरनेटेड के अंदर, ठीक है। जब 12,000 के अंदर जो हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं और बाकी जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और सुपरनेटेड में अब आपके पास दो चीजें रह जाती हैं, एक RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एक टोटल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। अगर आप एक साथ इनको देखना चाहते हैं तो भी सही है, अगर अलग करना चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। अलग ये है कि अगर टोटल आप ER देखना चाहते हैं, अगेन आप क्या करें, C2 स्टेप आजमाएं और जो है सेंट्रीफ्यूज करें 90,000 G तक, ठीक है। इसके बाद आपके पास टोटल जो है वो आ जाएगा पेलेट के अंदर, ठीक है। अगर आप रफ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, एक जो है बीकर लाइक ले लें, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड आप जो है इंसर्ट करें, और उसके बाद जो है इसको फर्दर जो है पेलेट के अंदर इंसर्ट करें और जो है सेंट्रीफ्यूज करें 8,000 G तक, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास आएगा वो आपके पास पेलेट के अंदर जो चीज होगी वो होगी आपके पास रफ ER, ठीक है, रफ ER आपके पास आ जाएगी। आ गई बेटा बात समझ में आप सर लोगों को? सर इसमें हम लोग बेसिकली आइसोलेट कर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जी बेटा, हम सिर्फ आइसोलेट करते हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनेल को कर रहे हैं, वो है ER को। हमें ER सेपरेट फॉर्म में चाहिए, हमें ER जो है वो अलग फॉर्म में चाहिए, हमें स्टडी ER की करनी है। आगे बात समझ में? बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हमारे काम के नहीं है, तो इसीलिए हम सिर्फ ER की स्टडी कर रहे हैं। तो ER को आइसोलेट कर रहे हैं, ER को हम सेपरेट कर रहे हैं। आगे बेटा बात समझ में? अब आप ER की स्टडी करें, क्या होता है ER का फिजिकल